अधिकारीगण, मैं सर पटना लॉ कॉलेज का छात्र हूँ, तृतीय वर्ष का भी छात्र हूँ। और हमारा सुझाव जो है स्वास्थ्य एंड जो स्वच्छता से संबंधित इश्यूज हैं उस पर है। सर जो पटना लॉ कॉलेज है उसके पिछले हिस्से में प्रोफेसर कॉलोनी है, उसके बगल का जो इलाका है सर, वहाँ पे एक गार्बेज डंपिंग पॉइंट सर बन गया है और पटना यूनिवर्सिटी का सर जगह है। और उस जगह पर सर मतलब जो लोकेलिटी के लोग हैं, लोकल्स हैं, जितने भी उस एरिया के गार्बेज हैं वहीं पे डंप करते हैं। यथा स्थिति सर ये है कि जो गंगा का घाट बना हुआ है, मॉर्निंग समय इवनिंग समय सारे लोकल्स उससे कम्यूटर्स उससे क्रॉस करते हैं और स्थिति इतनी सर बदतर होती है कि क्रॉस करते समय कब किसको कॉलरा हो जाएगा उससे क्रॉस करने की भी स्थिति नहीं रहती है। और वो बजाते केवल वहीं का ये स्थिति नहीं है, रोड साइड सर आप देखेंगे कि गुरु पर्व के चलते सारी साफ सफाई हो रही है, लेकिन रोड के इंटीरियर साइड में अगर हम जाते हैं तो स्थिति ज्यों का त्यों। बहुत बार सर कंप्लेन भी किया गया, कोशिश भी की गई है, लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है। मेरा ये कहना है सर कि कम से कम जो पीएमसी ऑफिशियल्स हैं, चाहे जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी लायबिलिटी फिक्स की जाए ताकि ये इंश्योर हो सके कि केवल रोड साइड ही हम जो क्लीननेस देख रहे हैं या जो भी सैनिटेशन देख रहे हैं वो वहीं तक लिमिट नहीं हो। जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उस आसपास से गुजर रहे हैं, उनकी भी स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी हो सके। अगर रेगुलर साफ सफाई होती है, वहाँ पे डंपिंग नहीं, और एक तरह से ट्रेसपास का भी मामला बन जाता है। अगर पीएमसी ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहाँ के लोकल्स को भी अगर एक डंपिंग पॉइंट वो कराते हैं कि वहीं पर डंपिंग किया जाए और वहाँ से रेगुलरली उसको रिमूव किया जाएगा, तो शायद उस सवाल का निदान निकल सकता है, क्योंकि वहाँ पे कोई लोकल स्तर पे डंपिंग पॉइंट नहीं है कूड़ा। और जहाँ उनको दिखता है कि ये सरकारी जमीन है, वहाँ पे वो फेंकते चले जाते हैं और वहाँ से सर रेगुलरली वो रिमूव भी नहीं होता है। अब हम उसका पिक नहीं आपको प्रोवाइड कर सकते आपके सामने, लेकिन अगर वो देखा जाए तो पूरा रोड भी कवर हुआ है, उस साइड से ऑटो जाती हैं, बहुत सारी चीजें जाती हैं, लेकिन इतनी बदतर स्थिति है। तो हमें लगता है कि एक अवेयरनेस का भी वहाँ पे एक बात बनता है कि लोकल्स को अवेयर किया जाए, एक लायबिलिटी सर फिक्स किया जाए, और साथ ही साथ एक कॉलेज का कैंपस है सर, पटना लॉ कॉलेज के, हमें लगता है कि 200 मीटर भी नहीं जाएगा, बस पीछे वाला पोर्शन है जो इस तरीके से इस स्थिति में है। तो वहाँ के कॉलेज को भी, लोकल्स को भी, सिटीजन्स को भी ये रोज फेस करना पड़ता है। तो एक ये हम कहें तो एक केस स्टडी है सर वहाँ के लिए, लेकिन और भी जगहों पर हम देखें इंटीरियर साइड में, महेंद्रू की भी अगर केवल बात कर लें तो बजाते यही स्थिति बनी हुई है। और जैसे कॉलेज स्टूडेंट हैं सर, एनएसएस वॉलंटियर्स कुछ हैं, अगर उनको भी इन्वॉल्व उसमें किया जाए, कोलैबोरेटरी अप्रोच लिया जाए, यूनिवर्सिटी को भी इसका इंस्ट्रक्शन अगर दिया जाए कि अपने एरिया में, अपने ज़मीन पर अगर ऐसी कोई बात हो रही है तो डायरेक्टली अप्रोच करें या कोई इनिशिएटिव लें, तो शायद बेहतर रिजल्ट आ सकता है। तो ये मेयर साहब बताइए कुछ इसमें सर हिंदू का लॉ कॉलेज का जो बात की है, तो पर्टिकुलर जो कॉलेज कैंपस है उसके अंदर की सफाई कॉलेज जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही कराता है, लेकिन एक्सटर्नल जो एरिया है पूरा वहाँ प्रतिदिन हम लोग साफ कराते ही हैं। और खासकर अभी जो टूरिस्ट साइड चल रहा है उसके अवसर पर और भी साफ सफाई हो रही है। तकरीबन 1000 के आसपास लगाया है। बहुत जो कुछ ऐसा ग्राउंड होता है जहाँ जो खाली जगह है गलियों में, वहाँ पे लोग डंपिंग ग्राउंड बना देते हैं, जहाँ पे मेरी गाड़ी ट्रैक्टर या सब भी नहीं जा पाता है, उसको भी हम लोग मैं कूड़ा का पॉइंट है, सैनिटेशन हमारी जिम्मेवारी है सर, वो कहाँ भी हो। तो हम उससे अभी हमने सर 1200 लेबर्स लगाया है एक्स्ट्रा, उसको तो तत्काल दिखवा दी। यस सर, इमीडिएटली आज शाम में इसको लगे कि नहीं साहब इसका कुछ फायदा हुआ, इतना समय यहाँ बिताने का। यस सर। और सर हम लोग का भी अगर हेल्प को चाहें लोग तो हम लोग भी उसके लिए तत्पर हैं। तो बिल्कुल सर आपको मेरे ख्याल से हमको इम्पोर्टेंस ड्रेनेज का और इनवर्ट लेवल के बारे में बताने की कोई ज़रूरत होगी नहीं चाहिए, क्या कि आप खुद ही एक इंजीनियर हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि बेली रोड के दोनों तरफ जो रोड बना है सर्विस रोड,
वो रोड बना तो ठीक है, जिस भी एलिवेशन पे बने रोड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बगल में जो नाला बना है वो ज़मीन से करीब 1.5 मीटर ऊपर है, उसका इन्वर्ट। वो क्या रहा है कि जो पानी जब रोड नहीं था तब फ्लो करके इस साइड रोड के बगल में गड्ढा जो सरकारी ज़मीन है वो कैनाल टाइप था, उसमें आ जाता था, और फिर बेली रोड पे एक पुलिया बनी हुई है, उससे उत्तर साइड में जाता था, फिर उस कैनाल से होकर के कैनाल में चला जाता था, और पानी बहुत अच्छी तरह फ्लो कर रहा था। लेकिन जब से ये बना है, ये कंस्ट्रक्शन हुआ है, तब से पूरा फ्लो ब्लॉक हो गया। बेली रोड के कहाँ पर? बेली रोड के बगल में जो सर्विस रोड, बेली रोड तो बहुत लंबा है। जी मैं कह रहा हूँ सर, नहर से लेके सगुना तक। अच्छा, जी वेस्टर्न साइड। जी सगुना के तरफ, नहर से लेकर के सगुना के बीच में जो नाली है रोड के बगल में, उन्होंने नाली बनाया है, और नाली को जमीन के ऊपर है करीब 1 से 1.5 मीटर, और उतना ही प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है सर, हमको जो बहुत कष्ट हुआ कि जब मैं इस बात को लेकर के कंसर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मैंने उनका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की, मैंने उनको रजिस्टर्ड चिट्ठी लिखा, बाद में चीफ इंजीनियर के पास गया, उनको भी चिट्ठी लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर उस समय वो लेवल को थोड़ा नीचे कर लेते हैं तो शायद कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, और अभी से थोड़ा प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम मैग्नीफाई करता चला जाएगा, पानी तो फ्लो करेगा नहीं। अल्टीमेटली सर वही होगा जैसे कंकरबाग में हुआ कि पंप हाउस बनाना पड़ेगा, फिर ऊपर से कुछ ड्रेनेज सिस्टम बनानी पड़ेगी एंड ऑल दिस थिंग्स। तो सर इसमें मैंने मेरा आपसे अनुरोध है कि कम से कम जब इंजीनियर्स लोग हैं, ये बेसिक है कि साइज ऑफ ड्रेन, जो कैचमेंट एरिया है उस एरिया का जितना भी मैंने मैक्सिमम रेनफॉल है उससे कैलकुलेट करके हम लोग साइज बनाते हैं, फिर साइज का लेकर के ज़मीन से नीचे उतना होना चाहिए। तो सर इसको लेकर के हम लोगों को करना चाहिए, मैंने बहुत ही कैजुअली। ठीक सुझाव है। ये बेली रोड के दोनों तरफ ड्रेन कौन पथ निर्माण ने बनाया है या कॉर्पोरेशन से? बेली रोड का जो वाइडनिंग हुआ था उसमें दोनों तरफ 3 लेन के साथ बना था। माइक पर। तो दोनों तरफ 6 लेन जो बना था सर, उसके बाद जो फुटपाथ बना था उसके अंडरग्राउंड में सर वो ड्रेन है सर। नहीं वहाँ नहीं है, वो सर्विस रोड की बता बात रहे हैं कि आप जो जाते हैं, जो बन गया फ्लाईओवर, उसके बाद जो नहर है, पुराना नहर है ना, पुराना नहर है और वहाँ से लेके सगुना मोड़ तक, ये बता रहे हैं। हाँ, तो वहाँ सर एक तो जहाँ रोड की वाइडनिंग हुई है, रोड वाइडनिंग हुई है सर, प्लस उसके बाद दोनों तरफ सर्विस लेन बना है सर, और सर्विस लेन में भी जो नाला बना है सर वो थोड़ा ऊपर बना है सर, लेकिन उसके नीचे जो मेन नहर, जो पुराना कैनाल था जिससे पानी आ जाता था नहर में सर, तो उसका हम लोगों ने एक स्कीम बनाया है सर, इस साल टेकअप है सर, हम लोग काम शुरू करा देंगे तो सर वो बन जाएगा। तो जो पुराना नहर का क्षेत्र जो चौड़ा नाला था सर, फिर उससे पानी नहर के माध्यम से। लेकिन एक सवाल ये है कि जो हम लोग देखे हैं कि वो सड़क से ड्रेन को ऊंचा क्यों बनाते हो? ये मामला कितना जगह है? वो सड़क से ऊपर नहीं है सर, वो सड़क के नीचे ही है। नहीं, जमीन से ऊपर है, जमीन की इन्वर्ट लेवल कम से कम जमीन से 1 मीटर ऊपर है, तो पानी जाएगा। ये बात बड़ा प्रैक्टिकल बोल रहे हैं। देखिए, सड़क तो जब भी बनेगा तो ऊंचा बनेगा, लेकिन उसी लेवल पर अगर ड्रेन बनाएंगे फिर इफेक्टिव हो जाएगा। तो ड्रेन का लेवल तो वही होना चाहिए जहाँ से वो फायदा दे, पानी की निकासी हो सके। तो अगर ये डिजाइन लोग बनाते हैं, रोड के लेवल पर ही आप ड्रेन ले जाते हैं, तो उसका फायदा तो होगा नहीं, उसका तो फायदा नहीं होगा। उसको दिखवा लेंगे, वो है इसको। हम एक बार पूछे थे तो हमको ये समझाने का कोशिश किया कि हम लोग जो ये ड्रेन बनाते हैं, रेन वाटर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसका पानी रोड पे नहीं जमा और निकल जाए उसके लिए बनाते हैं। तो अगर इतना ऊंचा बनाते हो तो नीचे होल करते हो चला जाएगा। मेरा पहला क्वेश्चन, इतना ऊंचा काहे बनाते हैं? ये बहुत जगह है पटना में, यहाँ पर तो हम लोग इंटरफेयर किए तो उसको नीचा करते हैं। बाकी रोड का जो लेवल है उससे ऊंचा क्यों बनेगा? उससे पानी, रोड का पानी कैसे घुसेगा उसमें? सर उसमें दो है सर, एक जो मेन बना है सर, बेली रोड का मेन सर, उस पर चूंकि ऊंचा बनाते हैं सर वो लगभग नहीं, मेरे ख्याल से देखिए ना, आर्गुमेंट की बात नहीं,
खुद देख लीजिए यहाँ ऐसा कोई इशू है वहाँ पर सर, क्योंकि हम उधर ही रहते हैं। आप स्पॉट विजिट करिए, आपके इंजीनियर होंगे ही हैं, हाँ सर। तो आप स्पॉट विजिट के लिए कहिए और जो भी जाएंगे इनको साथ ले जाएंगे। ठीक है। इनसे बात करके त्रिवेदी जी से और तब जाइए देखिए और स्पॉट पर इनका सुझाव समझिए। वैसे जो बोल रहे हैं हम लोगों को वो व्यावहारिक लग रहा है, इस मायने में कि हम लोग खुद भी इसके भुक्तभोगी हैं। सड़क तो ऊंचा हो ही जाता है, घर नीचे रह जाता है, तो पानी तो जाना चाहिए सर, पानी तो निकलना चाहिए। वही कह रहे हैं, आप ही की बात को समर्थन कर रहे इसका कैसी भी करा है। हैं। तो अभी जाएंगे, नेक्स्ट सर, थैंक अब यू। आपसे संपर्क करके इंजीनियर लोग जाएंगे, इनके साथ जाएंगे, समझ गए? इनको साथ रखना जरूर। और सर मैं और आप जब जाएंगे तो फिर अपनी राय बताएंगे जरूर, इसी तरह से आप भेजिएगा। ठीक है। और समझ गए? एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में सर कि जब आप लोग ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं तो उसी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो काफ़ी पानी रेन वाटर से ड्रेन कर जाता है। तो कहीं पर जैसे ज़मीन जो बची हुई है बेली रोड और सर्विस रोड के बीच में, अगर उसको एक पॉन्ड टाइप कुछ बना करके क्लीन रख करके उसमें वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए, या कहीं और भी कहीं भी ड्रेनेज सिस्टम से तो पानी आ ही रहा है, तो पानी का एक्युमुलेशन हो रहा है, उसको वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी सोचा जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन केसेस। ठीक, थैंक यू। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सर मैं जब भी सुनता हूँ कि डोर टू डोर ये कूड़ा उठाने का काम चालू होने वाला है तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ और अंत में निराश हो जाता हूँ। लास्ट डेट शायद दिसंबर में 4 या 5 तारीख को मैंने देखा है तो लिखा हुआ है। तो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर। कूड़े से हम लोग 3 चीज़ों पर प्रहार कर सकते हैं सर, अगर कूड़ा हम डोर टू डोर उठाएँ तो। सबसे पहला सर हम लोग ड्रेनेज सिस्टम जो कूड़ा होता है वो नाली में गिर जाती है वापस जाके, और फिर हम लोग उसको साफ करते हैं और फिर गिराते हैं और फिर साफ करते हैं। यही देखता हूँ मैं अपने सिटी में हर बार कि नाली जो है कि साफ किया जाता है, बार बार गिराया जाता है उसमें जानबूझ के और फिर साफ किया जाता है। दूसरा सर रोड का अतिक्रमण हम लोग दूर कर सकते हैं इससे, जैसे कि रोड पे आधा दूर कूड़ा ही फेंका हुआ रहता है सर, और टाइम टेबल तो कोई उठाने का है नहीं यहाँ पे, कोई टाइम टेबल नहीं। जिस टाइम होता है उस टाइम कूड़ा उठा लिया जाता है, चाहे रोड जाम हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। और दूसरा जो है स्वास्थ्य संबंधी जो हम लोग जो प्रॉब्लम है इसको दूर कर सकते हैं। जैसे कि मैं देखता हूँ अक्सर कि ये जो गाय घाट पुल के नीचे है सर, वहाँ पे अक्सर आग लगा दिया जाता है। वहाँ पे तो ऐसा मैं जाता हूँ गाड़ी से तो लगता है जैसे परमाणु अटैक हो गया वहाँ पे, इतना धुआं रहता है वहाँ। और इसका कोई हमारी सरकार के पास कोई इलाज नहीं है क्या? लाखों चीज हम लोग कर सकते हैं इसका निपटारा करने के लिए, लेकिन मैं नहीं देखता हूँ कि इस पर कोई पॉजिटिव अप्रोच होता है। ऐसा करिए, आगे का भी इनका वही गार्बेज प्रबंधन और सीवर व्यवस्था पर तो एक कुर्सी और दीजिए, जो नेक्स्ट है वो बताएं। सबका एक साथ सुनिएगा तो आप लोग एक बार कुछ बताइए। अभी जो ये चले गए रंजीत कुमार, कुछ सालों से इस पर सर काम कर रहा हूँ। जैसे 2011 में भी मैंने एक बार पत्र लिखा। आप अपने आइडिया की तरफ बताइए। हमारा जो पटना का जो ड्रेनेज है सर, उसमें हम लोग का चेम्बर बनता है, कैच पिट नहीं बनता है। पाइप में भी कचरा जाता है वो कैच पिट में ही जमा होना चाहिए। जैसे हम लोग बचपन में देहात से बिलोंग किए थे, नहर चलती थी, कैनाल आता था, उसमें कहीं भी अगर गड्ढा बना देते थे, मछली वगैरह जो आदमी फंस जाती थी, वो कॉन्सेप्ट पर ये काम होता है। तो पटना में जो भी ड्रेनेज बन रहा है, अंडरग्राउंड है चाहे जो भी है, उसमें कैच पिट नहीं है। कहीं भी ड्रेनेज वगैरह जो भी बना बिना कैच पिट का बना होगा। कैच पिट रहने से क्या होता है कि कचरा जाएगा और कैच हो जाएगा उसमें, और उसके चैम्बर को हम लोग खोल देते हैं और उसको जो है मैनुअली या मशीन से, उसका एक फोटो मैं दिया हूँ, कचरा जो है जाने के बाद में कभी कभी गाढ़ा हो जाती है, उसको कुछ नहीं एक मथनी की तरह एक मोटर से स्टीरर बना देंगे। स्टीरर के बाद में हमारे पास सक्शन पंप है डिपार्टमेंट,
वो सक्शन पंप और स्टीरर दोनों एट ए टाइम उसमें डाल दिया जाए और स्टीरर के थ्रू में बाढ़ा जो निकलेगा सेमी लिक्विड वो आपको सक कर दिया जाएगा। चैम्बर से हम लोग का कचरा निकल जाएगा। जो भी चैम्बर बनता है सिर्फ समतल लेवल पर बनाएगा, उसमें कैच होने की एक क्षमता होनी चाहिए। पाइपलाइन का तो सफाई हम लोग करते नहीं है, एक में कैच करेगा दूसरे में जम जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा करते जाएगा तो आगे लास्ट में चैम्बर में हम लोग को जो भी मिलेगा वो बिना कचरा का पानी जाएगा। पानी का बहाव को ये कचरा की ओर रोक देता है। हम लोग का अभी क्या है कि 10 साल पहले रोड के किनारे दोनों तरफ स्टॉर्म वाटर बनाया गया। अभी हो नीचे का ड्रेनेज जो है उसको स्टॉर्म लाइन से हम लोग जोड़ देंगे। नीचे का लेवल और ऊपर का लेवल दोनों कभी पानी फ्लो नहीं करेगा। पानी कभी भी जाएगा तो ऊपर से नीचे की ओर बहता है। पानी नीचे का जो है उसको हम लोग सब मशीन के थ्रू निकालते हैं और उसमें डाल देते हैं और पानी बढ़ते रहता है। ये जब हल्की सी भी बारिश आती है तो स्टॉर्म वाटर लाइन का काम क्या है कि रोड का पानी आया और सीधे ड्रेनेज में रोड के किनारे में जाएगा और ये बह जाना चाहिए। हल्की बारिश में ही वो भर जाता है। इसको चेक करने का तरीका क्या है कि जैसे रात में हम लोग पानी यूज नहीं करते हैं, पाइपलाइन का लेवल नीचे हो जाना चाहिए, कभी नहीं रहता है। रात में भी भरा रहेगा, दिन में भरा रहेगा। दिन में आदमी यूज करते हैं वो मतलब पानी बहते रहता है, रात में नहीं यूज करते हैं उसके बावजूद भी वो भरा रहता है। इसलिए मैं सुझाव दिया कि सर जितना ड्रेनेज बनते हैं उसमें कैच पिट एक मैं सर कल गया था बीना सिनेमा हॉल के सामने, कल की फोटोग्राफ भी इसमें डाला हूँ। जो भी चैम्बर बन रहे हैं एज ए सिंपल कोई कुछ नहीं है और पटना स्टेशन इतना महत्वपूर्ण जगह है कि उसमें कचरा ऑलरेडी भरा हुआ रहता है। हम लोग 2 साल 3 साल से देख रहे हैं जब से पुल बन रहा है, केवल बहाना बना दिया गया है कि उसमें सर ड्रेनेज को उसको तोड़ दिया गया है, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। मगर अभी भी जो ड्रेनेज बन रहा है ये हमको नहीं लगता है कि सक्सेस होगा। कहाँ पर हुआ रहता है? ये बीना सिनेमा हॉल स्टेशन के पास ही बात है। अच्छा, बीना स्टेशन वो जो कनेक्ट किया जा रहा है। जी सर, फ्लाईओवर के बाद में ये पटना का है सर। मैंने ड्रेनेज जो है ईंट से बनाया जा रहा है, क्यों नहीं है हम लोग प्रीकास्ट बनाए। प्रीकास्ट क्या है, आज के दिन में कहीं मोल्ड बना दिया गया, उसको क्रेन से लाइए और सब बता दीजिए, टाइम भी नहीं लगेगा। पटना में जो भी सड़क में नीचे बीच में चैम्बर बनता है आज के दिन में लोग तोड़ते हैं, बनाते हैं, जोड़ते हैं, ईंटा का ही काम होता है। अगर वो चैम्बर कहीं बन गया उधर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, उसको उठाया जाएगा और इसे डाल दिया जाएगा ढक्कन, 2 से 4 दिन का काम होता है। मगर इसको फिर देखते हैं महीनों 2 महीना तक चलते रहता है, काम होते रहता है। आदमी को भी दिक्कत है, क्वालिटी भी नहीं है अपनी अच्छी आ जाती है। वहाँ अगर बनेगा तो क्वालिटी इंप्रूव रहेगी, उसके बाद सीधे आएगा यहाँ लगा दिया जाएगा। और उसमें कैच पिट बहुत ज़रूरी है। ड्रेनेज की सफाई कैच पिट में ही होता है, न कि आपको किसी सिंपल ड्रेनेज में। सिंपल जो भी ड्रेनेज बन रहा है एज ए जंक्शन से क्या है कि पानी इधर से जाएगा, उधर जाएगा, उधर से इधर जाएगा, मगर कचरा तो बहेगा ही नहीं। सड़क पर जब घर में ही जब हम लोग झाड़ू मारते हैं तो थोड़ा बहुत कचरा निकल ही जाता है, मगर रोड का जो कचरा होता है तो आप देख ही रहे हैं कि मिट्टी वगैरह सब आते रहता है और वो भर जाता है। पटना जंक्शन का स्थिति बहुत दयनीय है, देखने लायक नहीं। कोई स्टेशन से उतरता भी है तो लगता है कि पटना क्या हाल चाल है। 2 साल पहले भी पटना जंक्शन के रेलवे ट्रैक पर पानी आ गया था, आना नहीं चाहिए था, क्योंकि पटना ट्रैक जो है वो सबसे ऊंचा लेवल पर होता है और ड्रेनेज जब तक नहीं प्रॉपर होगा कोई सोल्यूशन नहीं। सर 2-3 इशू जो इनके उठाए गए हैं दोनों के द्वारा, एक तो डोर टू डोर कलेक्शन के बारे में, इनफैक्ट जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से करने के लिए आज ही लास्ट डेट है उसका बिड रिसीव करने का। पूरे पटना के लिए पटना नगर निगम ने बिड किया है डोर टू डोर कलेक्शन का, जिसमें पूर्व में भी एक बार किया था तो बहुत ज़्यादा का इनका बिड आ गया था। ये लोग खुद ही सारा खर्च करने के लिए सोचे थे, 48 करोड़ का आ गया था। तो अब हाउस टू हाउस कलेक्शन विद चार्जिंग फ्रॉम दी पब्लिक जो पूरे देश में होता है उसका इन्होंने फिर किया है 60 रुपये प्रति घर कलेक्शन का। इसमें उसने बोला है कि 3 महीना तो चार्ज उसको मिलेगा, उसके बाद वो भी वापस पटना नगर निगम को देगा। तो आज जो हुआ है मेरे ख्याल से 1 मिनट जरा, आप बाकी जो अर्बन वाले हैं ना मोस्टली सिमिलर चीज है, ड्रेनेज है, कचरा है, इसी पर सबका सुनिए और एक साथ क्योंकि सबकी राय है डिफरेंट एस्पेक्ट पर, तो सबका सुनने से शायद फायदा हुआ। 20 नंबर कुमारी यशपाल जी हैं, एक छोटा सा प्रोजेक्ट था 20 नंबर नहीं है, 20 नंबर नहीं है, 21 नंबर संदीप राज जी कुर्सी और श्री मनोज कुमार। मनोज कुमार भी है ना।
भी बुला ही लीजिए, एक कुर्सी और दे दो। बताइए सर, आज के टाइम में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, इसके बारे में बताने की जरूरत है नहीं, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन पूरे देश में हो रहा है। बिहार भी विकासशील देश है, विकासशील प्रदेश है, तो इसमें भी आने वाले समय में जैसा कि विकसित प्रदेशों में जिस प्रकार की प्रदूषण की समस्या है वो आने वाली है। तो जितने भी अभी वर्तमान समय में जितने भी सुझाव और जितनी प्रक्रिया है प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, उनमें सबसे भी कारगर जो है वो है भी सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्शन मैनेजमेंट। अभी का में समय जो पॉल्यूशन है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मिक्स्ड पॉल्यूशन है। हम लोग एक मेथड को यूज़ करके पूरा कचरा को डंप नहीं कर सकते, क्योंकि सारा उसमें जो रहता है वो प्लास्टिक भी है, कागज़ भी है, खाने के सामान भी, बहुत सारी चीज़ होता है। तो मेरा सुझाव है कि हम अपने घर में, चूँकि एक बार कचरा जमा हो गया उसके बाद वो सड़ना स्टार्ट रहता है, उसके बाद ये पॉसिबल नहीं कि उसको अलग अलग किया जा सके। वो बहुत मुश्किल काम है, जो लोग करने वाले करते हैं वो करते हैं, वो भी पूरा नहीं करते। तो यहाँ पे सभी जनता से अनुरोध है मेरा कि अपने घर में वेस्ट कलेक्ट करें, पर बस 3 प्रकार से करें, प्लास्टिक अलग, कागज़ अलग, खाना अलग। हम लोग कचरा घर से बाहर फेंकते हैं कि घर में गंदा ना हो, घर में दुर्गंध ना फैले। प्लास्टिक एक ऐसा चीज़ है जो डंप होता नहीं, डिकम्पोज होता नहीं है। प्लास्टिक अगर 2-4 दिन घर में रह भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कचरा फेंकते हैं जो खाद्य पदार्थ है, जो स्मेल आता है 2-3 दिन में, खाद्य पदार्थों के हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जो लोकल में खेत है या प्रति ज़मीन है वहाँ पे डंप कर सकते हैं। वो कुछ दिन में डिकम्पोज हो जाएगा, उसका फिर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वहीं को मिट्टी को उलट पुलट करके वो डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें प्लास्टिक मिला रहता है तो वो बहुत मुश्किल होता है। जो भी डंपिंग एरिया आउटसाइड द टाउन देखें, बहुत बुरी स्थिति में है। प्लास्टिक इतना ज़्यादा है कि वो संभव नहीं है उनको फिर से रिकवर करके सब कुछ अलग करना। तो एक इनिशिएटिव ये लेकर के कि हर घर में हर ये, और एक ऐसी चीज़ है जो एक अशिक्षित आदमी समझ सकता है कि भाई प्लास्टिक अलग रखना है, कागज़ अलग, खाना अलग, इसको करके बहुत महंगी। और प्लास्टिक इन सब का यूज़ भी हो सकता है, जैसे पेपर जो रिसाइकिल करेंगे वो रिसाइकिल भी लिया जाएगा। प्लास्टिक का बहुत सारे यूज है, जैसे अभी के समय में नया यूज़ आया है रोड बनाने में। दूसरा, उससे डीजल निकाल करके उसका उपयोग कर सकता है, जिसका कि अनुमानित आय 70 रुपये लीटर पड़ता है, लेकिन वो वाहनों में यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसमें प्रदूषण ज़्यादा होता है। तो बाहरी क्षेत्रों में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक एक अच्छा यूज़ हो जाएगा और पर्यावरण में प्रदूषण बहुत कंट्रोल हो जाएगा। तो यहाँ पे बैठे जितने लोग हैं सबसे मेरा आग्रह है कि लोग अपने घर से आज से स्टार्ट करें। ये प्लास्टिक अलग, कागज़ अलग और खाने का चीज़ अलग, ये बहुत जगह इस्तेमाल में है और बहुत कारगर साबित हुआ है। इसका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, जितना अच्छा कारगर साबित हुआ है। और जितना भी आप गंगा के किनारे देखें सब यही तो प्लास्टिक का क्या प्रॉब्लम है वो बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, बहुत अच्छे से पता, बाहर निकलने समझ में आता है। तो एक तो ये है कि इसको सबसे पहले इसमें आम जनता में ये मीडिया के थ्रू या जैसे भी जो के माध्यम से जागरूकता फैलाया जाए कि इसको अमल में लाया जाए। क्योंकि हम आज विकसित प्रदेश हैं, हम लोग के पास अभी इतना कचरा जमा नहीं हुआ है। विकसित प्रदेश जैसे दिल्ली, कलकत्ता जो पूर्ण से हम लोग से ऊपर है, वहाँ का वेस्ट जितना हो चुका है आज, इनको मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल है। वेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल है ही, साथ में जब उसका क्वांटिटी बहुत हो जाता है तो दूसरी मुश्किल आती है क्वांटिटी को मैनेज करना। वेस्ट मैनेजमेंट अलग, उसका क्वांटिटी मैनेज के कारण मैनेजमेंट और बढ़ जाता है। तो बेहतर यह होगा कि हम लोग आपसे सहयोग से इसको घर से ही कंट्रोल करके चलें। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, कोई भी प्लास्टिक का चीज़ अलग है तो उसको अलग रखें, एकदम अलग रखें। और उसके लिए एक व्यवस्था बनाया जाए कि सरकारी विभाग की तरफ से प्लास्टिक अलग कलेक्ट होगा। प्लास्टिक अलग कलेक्ट हो, अगर प्लास्टिक वाला एक दिन नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, घर में स्मेल थोड़ी कर रहा है, वो पड़ा रहेगा। हाँ, खाने पीने का सामान है उसको आसपास के जितनी भी लोकलाइट पड़ती ज़मीन है, खेतों वाले से बात करें, उनकी ज़मीन उड़ा शक्ति बढ़ेगी अगर वो लोग खाद्य पदार्थ ये सब अगर अपने खेतों में देते हैं। और कुछ नहीं करना है, एक टाइम के बाद उसको मट्टी पट्टी कर देना है, वहीं पे खत्म हो जाएगा, वो कोई एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक सर, ये तो मेरा सुझाव है। एक सुझाव मैं आपसे चाहता हूँ, ये जिस तरह से पर्यावरण में कचरा जमा हो रहा है, उस तरह से कोर्ट में केसेस वगैरह बहुत सारे जमा हो रहे हैं। ये मैं अपना एक सुझाव है, आपसे चाह रहे हैं कि हम क्या करें अगर मेरे फैमिली में 17 साल से कोई एक केस चल रहा है जमीनी विवाद, और मुद्दा बस इतना ही है कि सामने वाला पार्टी सोच रहा है कि लेट करके सामने वाला उगता आ जाए, हम लोग कितना दिन करेंगे। मैं बस बाहर से इसलिए आया कि मम्मी यहाँ पे केस सलट गया तो मम्मी को लेकर बाहर जाऊँ, और ये होता ही नहीं है, भाग दौड़ करके देख ली। इसके लिए आपका क्या सुझाव मेरे लिए, मैं क्या कर सकता हूँ? कानूनी प्रक्रिया से गुजरते आज 17 साल बीत गए हैं, कुछ
समझ नहीं आ रहा है। वही स्थिति सबकी है। परेशानी तो है ना सर। अब बताइए मनोज जी। नमस्कार सर, मैं सड़क के संबंध में बोलना चाह रहा हूँ कि सर सड़क जो है उच्च गुणवत्ता की बननी चाहिए ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी हो, और संभव हो तो एक भागुल हो तो उस पर रबड़ की सीट का एक मोटा सीट बिछा दे जो कि वो ड्यूरेबिलिटी बढ़े सड़क की। और सड़क चौड़ी करने के लिए सर नाले को बढ़ाया जा सकता है, वो सड़क के लेवल में रखे। और आवासीय क्षेत्र जहाँ भी बन है सर उसको पहले से अधिग्रहित करके चौड़ी सड़क और ड्रेनेज के साथ डेवलप किया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। और सड़क के किनारे सर ईंट का फ्लैग अवश्य दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी उतारनी पड़ती है कभी कभी लोगों को, और वो सड़क जनरली आम रोड से ऊंचा होता है। और सबसे सड़क बनने के बाद उसका मेंटेनेंस जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हो नहीं पाता है। सड़क तो बन जाती है, टूट जाती है, फिर कोई मेंटेनेंस नहीं होता है। तो एक जैसे कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में भी आपने बताया कि एक ऐप है जिसके द्वारा दिया जा सकता है, तो इस तरह की एक व्यवस्था हो कि कहीं भी सड़क टूटे तो उसकी सूचना दी जा सके। और सर सड़क के इंक्रोचमेंट जो है दो तरह से होता है, एक तो वेंडर के द्वारा, तो जो वर्तमान वेंडर है सर उसको शिफ्ट किया जाए। जैसे सर कनाट प्लेस में पार्क के नीचे एक ज़मीन बना के डेवलप करके दिया जा सकता है कि जहाँ जहाँ पार्क है उसके ज़मीन के नीचे वो डेवलप करके उन लोगों को जगह दिया जाता है, तो स्टेशन के नज़दीक जो काफ़ी रश है वो हटाया जा सकता है सर। और दूसरी जगह जहाँ कम ट्रैफिक है वहाँ को शिफ्ट किया जा सकता है। और फर्दर कभी वेंडर उस पर आए नहीं, इसकी व्यवस्था हमेशा होनी चाहिए सर। एक बार हटने के बाद फिर जगह छोड़ दी जाएगी तो फिर हो ही जाता है, तो इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए सर। और दूसरा सर लोग घर भी बनाते हैं तो उसको घर को बना लेते हैं अपनी ज़मीन में, सीढ़ी उनकी सड़क पे ही रहती है, तो ये सब हमेशा जो है स्थानीय स्तर पर मॉनिटरिंग इसकी होनी चाहिए। और सर सड़क पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो यदि लोकल ट्रांसपोर्ट ज़्यादा ये बेहतर हो तो वो लोग अपनी गाड़ी को छोड़ के भी लोकल ट्रांसपोर्ट से यूज करेंगे सर, तो अच्छा रहेगा। और सर अवेयरनेस जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो मीडिया के माध्यम से, और संभव हो तो बच्चों को शुरू से ही हर चीज़ों के प्रति अवेयरनेस होना चाहिए कि हमें किस तरह सड़क की देखभाल करनी चाहिए, ये एक अच्छे नागरिक बनने चाहिए, ये शुरू से ही देना चाहिए। और सड़क पर डिवाइडर सर जनरली देखते हैं कि वो सीमेंटेड बनती है जो ज़्यादा स्पेस देता है। यदि लोहे का डिवाइडर बना दिया जाए जो मूवेबल हो, ज़रूरत पड़ी तो उसको साइड में भी एक कर देंगे, अलग हो जाएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और सर सड़क पे पोल वगैरह भी रहते हैं तो उनको अंडरग्राउंड किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक पोल और ये टेलीफोन वायर वगैरह को। सर मेरा इतना ही सुझाव है। जो 24 नंबर पर है उनका भी सिमिलर है सड़क से रिलेटेड, और सुजीत कुमार इनका भी सुन लीजिए। एक 23 नंबर है वो अलग तरह की बात है, लेकिन ये भी सुन लीजिए तो एक बार रिस्पॉन्ड या रिसीव करिए आप लोग। बताइए सुजीत कुमार जी। मेरा सुझाव है मोहल्ला के रोड पर अतिक्रमण। पटना शहर में लोग सभी जगह पर सड़क किनारे मकान और अपार्टमेंट हॉस्पिटल बनाते हैं, ये लोग अपनी पूरी ज़मीन का उपयोग कर लेते हैं। उसके उपरांत बाउंड्री वॉल सड़क की ज़मीन पर बना लेते हैं, अपने गेट के सामने रोड से मिलाने के लिए स्लोपिंग बना लेते हैं, जिससे सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है। अगर एक गली में गलती से दूसरे छोर से गाड़ी प्रवेश कर जाए तो लोगों को बाहर निकलने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, तब जाकर वो बाहर निकल पाते हैं। ये समस्या किसी खास मोहल्ले की नहीं बल्कि पूरे शहर की है। इस समस्या का समाधान होना अति आवश्यक है। पार्किंग का शहर में भीड़ को देखते हुए जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है, पर अधिकांश पार्किंग में ठेला लगाकर फास्ट फूड की दुकानें, सब्जी की दुकानें, गाड़ी व्यापार करने वाले, गैरेज खोलकर कार्य करने वाले कब्जा जमाए बैठे हुए हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी से सही जगह पर अपनी गाड़ी पार्क कर पाते हैं। इस पर ध्यान देने को आवश्यक कार्रवाई कर खत्म किया जा सकता है। फुटपाथ पटना शहर में पैदल यात्री के चलने के लिए बनाए गए लगभग सभी फुटपाथ, चाहे वो कितनी भी व्यस्त रोड क्यों न हो, पर दुकानदार द्वारा अपनी दुकान के सामने फुटपाथ पर अवैध कब्जा कर लेने से
एवं बची जगह पर दुकान खोलकर बैठ जाने से लोगों को सड़क पर चलना मजबूरी हो जाता है, जिसके चलते पैदल चलने वाले लोग को तो परेशानी होती है। शहर में जाम लगने का एक प्रमुख कारण भी है। अगर पैदल यात्री के लिए फुटपाथ मुक्त करवा लिया जाए तो आम लोगों को सड़क पर पैदल चलने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और जाम से भी राहत मिल सकती है। इस समस्या का समाधान अति आवश्यक है। सफाई। हमारे शहर को स्वच्छ बनाने के लिए प्रति एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जगह जगह गंदगी इतनी जमा हो जाती है कि पूरा सड़क पर आ जाती है। लोग उस कूड़ा पर चलने को मजबूर हैं, जिससे तरह तरह की बीमारी उत्पन्न होने की संभावना अधिक हो जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए हम एक सुझाव देना चाहते हैं। प्रत्येक वार्ड को सफाई की जिम्मेवारी वार्ड पार्षद को पूरी जिम्मेदारी के साथ कुछ फायदे के साथ दे दिया जाए, जिससे अगर किसी तरह की परेशानी हो तो आम लोग अपने वार्ड पार्षद से तुरंत संपर्क कर समस्या का समाधान करवा सकते हैं। इससे हमारा शहर साफ एवं सुंदर दिखेगा। जाम से मुक्ति। पटना शहर में जाम एक बड़ी समस्या है। सही समय पर किसी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने पर काफ़ी मशक्कत करने के बाद हम पहुंच पाते हैं, जिसके समाधान के लिए सर्वप्रथम ऑटो रिक्शा को रूट वाइज परमिट देने, वन वे प्रक्रिया को ठोस तरीके से लागू करने एवं ट्रैफिक लाइट को सभी जगह पर लागू करने से समस्या लगभग हल हो सकता है। इससे आम लोगों को जाम से निजात मिलेगी और अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच पाने में कठिनाई नहीं होगी। आप बताइए। प्रथम कई इश्यूज उठे। एक तो सर प्रथम कूड़े के बारे में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो 2016 का बनाया केंद्र सरकार द्वारा, उसमें भी सेग्रीगेशन एट सोर्स का प्रावधान है, कंपल्सरी हो गया। जो आप बता रहे थे सेग्रीगेशन एट सोर्स किया, ऑर्गेनिक का अलग रखिए, इनऑर्गेनिक का अलग रखिए, और उसको जो ऑर्गेनिक होता है उसका डेली पिकअप होना है ताकि उसको कंपोस्ट इत्यादि बन सके, और इनऑर्गेनिक को रैक पिकर्स के साथ करके उनके माध्यम से करना है, जो ज़्यादा आवृत्ति में उठेगा। तो जहाँ तक डोर टू डोर कलेक्शन का पटना का सवाल है सर, जैसा हमने बताया कि पूर्व में भी उसका टेंडर हुआ था, असफल हुआ, और जो नया टेंडर पटना नगर निगम ने किया है वो आज उसको गिर रहा है टेंडर, और आउटसोर्सिंग के माध्यम से करने का वो बात है। तो उसमें भी अभी तक सेग्रीगेशन एट सोर्स का इन्होंने प्रावधान नहीं किया है, परंतु जब एक बार इनका डोर टू डोर कलेक्शन चालू हो जाता है तो उसी के माध्यम से सेग्रीगेशन और सोर्स का नेक्स्ट स्टेप हो सकता है उसमें। तो ये आज हो जाता है तो होपफुली विद इन दिस मंथ उनका डोर टू डोर कलेक्शन चालू हो जाएगा सर। जहाँ तक उसके बाद जब कलेक्शन करना होता है उसको कोई सेंट्रलाइज कोई कूड़े का पॉइंट डस्टबिन में रखना होता है, तो किसी न किसी इक्विपमेंट के माध्यम से उठाना पड़ता है। इनको बहुत सारे इक्विपमेंट आज के दिन खरीद दिए गए हैं, पैसे सरकार ने भी काफ़ी दिए हैं, तो थोड़ा और ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है ताकि जो डस्टबिन हैं उसको सही जगह पर रहें। जो शिकायत है लॉ कॉलेज और अन्य जगह पर कूड़ा खुला रहता है, वहाँ डस्टबिन रहना चाहिए बड़ा वाला, और डंपर प्रेशर हाईवा सब आज के दिन काफ़ी परिपूर्ण है पटना नगर निगम से। उसके बाद इनकी दूसरी समस्या सर है कि इंटरमीडिएट डंपिंग स्टेशन जगह जगह इनको जरूरत पड़ता है, क्योंकि एक साथ सारा कूड़ा रामचक बैरिया नहीं जा पाता है, और रामचक बैरिया का डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो इंटरमीडिएट डंपिंग स्टेशन इनको प्रॉब्लम हो गया है। 2-3 जगह जो थे वो जगह भी खत्म हो रहे हैं। राजनगर स्टेडियम के बगल में भी एक था और 2-3 जगह था, वो एक बड़ी समस्या हो गई है। इनको जगह ही नहीं है जहाँ पर कूड़ा फेंके, क्योंकि हर जगह शिकायत हो जाता है जब भी इंटरमीडिएट डंपिंग स्टेशन बनाते हैं। एक फाइनल जो उसके बाद सर होता है कि वेस्ट टू कॉम्पोस्ट या वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो वेस्ट टू कॉम्पोस्ट के लिए, वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के लिए पूरे स्टेट में हमने मॉडल RFP बना के पूरे हर नगर निकाय को भेजा है सर। इसमें ऑप्शन दिया है या तो डिसेंट्रलाइज वेस्ट टू कॉम्पोस्ट बनाएं या सेंट्रलाइज वेस्ट टू कॉम्पोस्ट प्लांट बनाएं। पटना जहाँ तक है 4-5 जो नगर निकाय पटना और उसके आसपास है, उसमें वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लग रहा है इनका, जो कि रामचक बैरिया में। वहाँ पर लैंडफिल साइट डेवलप हो गया है, कूड़ा जाने लगा है, लेकिन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में टाइम लग रहा है। इनका कुछ एग्रीमेंट इन लोगों को चेंज करना है, और उसके बाद वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगने में उसका फाइनेंशियल क्लोजर होने के बाद वो भी चालू हो जाएगा सर। तो कूड़े का एक पूरी व्यवस्था नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में भी आ गया है, क्योंकि पूरे राज्य में करना है, उसमें काफ़ी अवेयरनेस भी चाहिए और काफ़ी उसमें काम भी करने की आवश्यकता है। नगर निगम पटना सर पहल की है, और आज के बाद जो आज टेंडर गिर रहा है उसके बाद होपफुली डोर टू डोर कलेक्शन चालू करके नेक्स्ट स्टेज पर आ जाएंगे। अभी सर करेंटली हम लोग प्रकाशोत्सव का काम करा रहे हैं, उसमें काफ़ी इनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी 3 वार्ड को दिया गया है। बाकी इसको काफ़ी लेबर के और सामान के लिए पैसे भी दिए गए हैं, उनके माध्यम से काम अभी ऑल शिफ्ट, कई जगह 2 शिफ्ट, कई जगह 3 शिफ्ट का इनको इंतजाम करना है। मैंने खुद भी रिव्यू किया, एक-एक रूट और एक-एक
कौन ट्रैक्टर कौन हाईवा कहाँ जाएगा, किस डस्टबिन को उठाएगा, पूरा प्लानिंग कराया गया है। कूड़ा में सर ये है, दूसरा सर ड्रेनेज पर आना चाहेंगे सर। तो उनका कहना था कि कैशपिट नहीं बन रहा है, बात बिल्कुल सही है सर। जो स्ट्रॉन्ग वाटर निकलता कैशपिट से है और उसके बाद मैनहोल की सफाई, परंतु यहाँ पर कुछ कैशपिट्स पहले बहुत पटना में शहर में थे, कैम्बर के माध्यम से साइड में कैशपिट रहते हैं जो मैनहोल में जुड़े रहते हैं। आज के दिन में देखा जा रहा है कई जगह कैशपिट नहीं बन रहे हैं जबकि ड्रेन बन रहा है। एसेंशियल बहुत सही सुझाव है सर, हम लोग इसको सब जगह बताएंगे भी। मैनहोल की जो सफाई है सर वो भी इनके पास सक्शन मशीन भी है और जेटिंग मशीन भी है, जिसके माध्यम से सक्शन और जेटिंग के माध्यम से सफाई करने के लिए इक्विपमेंट काफ़ी हो गए हैं सर। अब उसको सफाई करने के लिए व्यवस्था की आवश्यकता है, मॉनिटरिंग की आवश्यकता है सर। साइड में जो ड्रेन बनते हैं वो भी एक शिकायत आ रहा है कि काफ़ी ऊंचा बना दिया जाता है सर। ड्रेन दो ही लेवल पर बन सकता है, या तो रोड के लेवल पर या थोड़ा सा ऊंचा करके फुटपाथ पर। फुटपाथ जब होता है उसके नीचे भी ड्रेन होता है और ड्रेन रोड के लेवल पर ड्रेन होता है तो रोड चौड़ा हो जाता है। तो दो ऑप्शन में कहीं चुना जाएगा सर, फुटपाथ के लेवल का जबकि थोड़ा रोड चौड़ा होगा, और जहाँ पर रोड पतला होगा इट हैज टू बी मेड लेवल रोड के लेवल पर ही ड्रेन बनाना होगा। वो भी सुझाव सही है, हम लोग इसको सब जगह जो कम्युनिकेट भी कर देंगे सर। एक और जो बात आ रही है सर वेंडिंग का, स्ट्रीट वेंडिंग का, वो समस्या अवश्य है सर। स्ट्रीट वेंडिंग के लिए पूरे राज्य में हम लोगों ने नगर निकायों के माध्यम से सर्वे करा लिया है। अब सर टाउन वेंडिंग कमेटी भी बना दी गई है। टाउन वेंडिंग कमेटी के माध्यम से वेंडिंग जोन्स को ईयरमार्क करना है, और वेंडिंग जोन्स ये नगर निकाय के पास ही टाउन वेंडिंग कमेटी, हमारे पास राशि भी है जिसको कि हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं ताकि टाउन वेंडिंग जोन्स करके वहाँ पर शिफ्ट किया जा सके लोगों को। वो इन लोग आइडेंटिफिकेशन में प्रोसेस में है, वो जल्दी जैसे हो जाएगा हम उनको राशि भी उपलब्ध करा देंगे, वेंडिंग जोन्स का बनेगा। लेकिन उसके बाद भी समस्या है सर कि जो एनक्रोचमेंट हो रहा है उसमें ड्राइव्स की लगातार आवश्यकता होगी सर। या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस और नगर निकाय का वो जो कोऑर्डिनेशन लगातार आवश्यकता है सर, जिसमें कि वेंडिंग जोन जो एनक्रोचमेंट टेम्पररी परमानेंट वेंडिंग सारा होता है, इसकी लगातार ड्राइव की आवश्यकता है सर। और मेरा सुझाव होगा कम से कम पटना को परमानेंट पुलिस फोर्स की टीएमसी को देने की आवश्यकता है, दोनों लाठी बल और फोर्स का, ताकि ये हमेशा अपने भी सफाई करते रहे। एनक्रोचमेंट रेगुलर समस्या है आगे। अब पटना नगर निगम भी अपना बता सकते हैं। इन्होंने जो सुझाव दिया है रंजीत कुमार जी ने, आप एग्री कर रहे हैं कि ठीक है, तो नगर निगम इनके साथ इंटरेक्ट करे और इंटरेक्ट करके और जो सुझाव है इस सिलसिले में उसको बेसिकली मोहलत मांगा जा रहा है, बेसिकली मोहलत मांग रहे हैं आप लोग। तो ऐसा है कि ये आप इस पोस्ट पे कब से हैं, ये आपका सुझाव है सारा ये जो आप दे रहे हैं? अरे नहीं यार, जाना उम्र अभी नहीं, वो बता रहे हैं कि ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है हो चुका है, जिसका प्रोसीजर बता रहे हैं। तो कब तक हो जाएगा सर? बता ही चुके। आज टेंडर खुलेगा, टेंडर को याद नहीं। एक चीज आप लोगों को जानना चाहिए, छोड़ो एक चीज जानना चाहिए, कोई भी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट बॉडी वो निजी परिवार या निजी जो एक्टिविटी होती है या डिसीजंस होते हैं उसके अनुरूप नहीं चलते। उनके लिए बने हुए नियम है, बने हुए कानून है, जिसके अंतर्गत उनको काम करना पड़ता है। तो अगर कोई भी काम करना है तो उनको ओपन टेंडर करना ही पड़ेगा। ओपन टेंडर में जो आएगा उसी उसके नियमों के मुताबिक फाइनलाइज करना है। अगर कोई टेंडर ले भी ले और फेल कर गया तो उसका भी प्रोसीजर है। तो इन सब चीजों के चलते भी समय लगता है, लेकिन होता यह है कि इन चीजों के बारे में डिटेल जानकारी ग्राउंड लेवल पर जो देना चाहिए गवर्नमेंट मैशनरी के लोग लगे हुए रहते वो नहीं देते, और उसके चलते लोगों के मन में ये भ्रम होता है। इसलिए उन्होंने बताया प्रधान सचिव नगर विकास, तो उन्होंने बता दिया आपको डिटेल कि ये सब कार्रवाई हो रही है। ये डिटेल में तो जो कचरा प्रबंधन का काम है उसके लिए ये लोग पूरी तरह लगे हुए, और जो आपके सुझाव हैं वो उसमें कवर्ड है, वो ये बताते हैं। तो एक तो इनका आप कॉर्पोरेशन के लेवल पर जो इन्होंने बात करी कैचपिट वगैरह की, तो आप लोग इनके साथ बैठ करके चारों का सब लिया है, अनूप कुमार, रंजीत कुमार, संदीप राज, मनोज कुमार और सुजीत कुमार, सब चारों लोगों से हम बात करते हैं। इनका सुझाव लीजिए।
और बताइए जरा, बीच में तो पथ निर्माण को भी कुछ करना है, मेंटेनेंस वगैरह के बारे में जो करा मेंटेनेंस के संबंध में सर, एक तो हम लोग का जो कंस्ट्रक्शन स्टेज जो है सर, उसमें हम लोग सीएमबीडी लागू होता है, जिसमें हम लोग 5 साल का मेंटेनेंस 7 साल होता है। दूसरा उसमें नाला और जो प्लांट है सर वो इंक्लूड है। इसी के साथ जो दूसरा हमारा जो 5 साल का वो PRMC है सर, जो 5 साल पहले बने 2013 में लागू हुआ है, उसमें भी मेंटेनेंस का प्रोविजन है सर। और रोड एम्बुलेंस हमेशा प्रतिदिन वो करती है सर, वो GPS बेस्ड है। और जहाँ जहाँ पर ये इशू आते हैं सर, उसका निराकरण होता है। कुछ बरसात के बाद सर कुछ जगह पे इशू आए हैं, जिसको कि हम लोग राइट करा के कराए। स्टेशन चौक वाला क्या है बता दो। स्टेशन चौक पे सर जो इशू है सर, एक तो कंस्ट्रक्शन के कारण थोड़ा सा वहाँ पर बहुत दिन से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्यों चल रहा है? निगम जो बना रही है बार बार इनका ड्रेनेज तोड़ दे रही है, कई बार उनको बोल बोल के कुछ बनवाए भी है, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? बार बार आप देख रहे हैं 2 साल से पानी वहाँ जमा रहता है। सर वहाँ ड्रेनेज तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम था, बट पुल निर्माण निगम का सर कार्य चल रहा था, तो एक पिलर हमारे ड्रेनेज सिस्टम पे आ गया है। तो उन्होंने एश्योर किया था कि हमको मतलब हम बना देंगे, कार्य चल रहा है सर। SP वर्मा का सर इस बार को मतलब थोड़ा सा इशू आ गया था, लेटर ऑन सर पंप लगा के हमने सॉर्ट आउट किया था। अगर पुल निर्माण निगम सर उसमें हमको हेल्प करके जल्दी कर देगा तो अच्छा होगा। तो मैं रिस्पॉन्ड करूँ। हाँ विनय जरा बताओ जल्दी। सर ये अक्टूबर में ही बात आई थी वहाँ पर नाली के टूटने की, तो हम लोगों ने इसको बनवा भी दिया था और इन्होंने कुछ एडिशनल डिमांड किया था, वो भी हम लोगों ने अपनी तरफ से बनवा दिया। अभी भी बता रहे हैं वो, तो हम एडिशनल कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा हम करवा देंगे सर। वहाँ पर से जो डिले है वो इस वजह से हुआ था कि मेट्रो अलाइनमेंट को कॉम्प्लीट करने के लिए हमें काफ़ी रुकना पड़ा और अपने डिज़ाइन को चेंज करना पड़ा, इसलिए हमारा कंस्ट्रक्शन भी पिछले 1.5 साल से उसमें ऑब्स्ट्रक्टेड रहा है। अब क्या होगा? अब क्या? अब डिज़ाइन उन्होंने हमारे लिए NOC दे दिया है, तो हमारे डिज़ाइन फाइनल हो गए हैं, तो हम जल्दी से उस काम को करा देंगे। कितना दिन? सर इसमें करीब 3 महीने का टाइम लगेगा। उस नहीं समझ लीजिए, अरे मेट्रो का जो अलाइनमेंट है वो तो बहुत दिन की बात थी नहीं। अलाइनमेंट को देख लेना है कि दोनों में कोई क्लैश नहीं हो, कि कल होकर के मेट्रो का अगर जो काम शुरू हो तो पता चला कि आपका कोई स्ट्रक्चर टूट रहा है, तो इसलिए वो सुझाव हमने ही दिया था। लेकिन वो तो 2.5 साल पहले की बात हो गई, जब मेट्रो का प्लान ला करके दिया था, तो हमने कहा कि जितना है रोड का और दूसरे काम जो चल रहे हैं उनके साथ आप देख लीजिए, कोऑर्डिनेट कर लीजिए, लेकिन उसमें काम कैसे रुके? सर राइट्स ने उसको काफी वक्त लिया था उसको वेट करने, तो पिछले साल अरे इसमें वेट करने में राइट्स को वक्त देने की बात तो बहुत सिंपल चीज था। सिद्धार्थ जी उस समय थे अर्बन में और ये मेट्रो की बात चल रही थी, उसके चलते इतना समय रुकने का क्या मतलब? हम लोगों ने सभी डिपार्टमेंट कम्युनिकेट किया था कि ये अलाइनमेंट में जब भी कंस्ट्रक्शन होगा तो एक बार चेक कर लेंगे अलाइनमेंट। अरे तो वेरीफाई करने की बात, डिटेल ड्राइंग की सभी विभागों को दे दिए गए। हाँ तो वेरीफाई करने की बात है। आपको भी अगर मान लीजिए कि मेट्रो का वो अलाइनमेंट होगा, तो मेट्रो के अलाइनमेंट के बाद अगर कोई स्ट्रक्चर ऊपर बना रहे हैं, अगर वो अफेक्टेड हो जाएगा तो फिर तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम वो सब रुक रहे हैं। इसलिए इस कोऑर्डिनेशन में मेरी समझ में बात नहीं आ रही, इतना समय कैसे लगे? ये तो बहुत सिंपल चीज है। अगर आपका या तो मेट्रो अपना डिजाइन बदलता, क्योंकि इतना समय लगना उसके आधार पर ये कहीं से लॉजिकल नहीं लग रहा है। आप जरा अपने उसको पुल निर्माण निगम को नीचे के लेवल पर जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज है उसको जरा टाइटनिंग करिए। ये लगता है कि आपके लेवल पर एक उसने बता दिया है, उसी से आप लोग गाइडेड हो रहे हैं, क्योंकि एरिया ऐसा है, इतने लोगों का आवागमन है कि उसको जल्दी से जल्दी बनना चाहिए, उसको देर नहीं होना चाहिए साहब। और ड्रेनेज बता रहे अर्बन डेवलपमेंट के लोग की बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, तो आखिरकार एक आपका बना उनसे ड्रेनेज इनका जो भी डिस्टर्ब हुआ, तो अब उसका दूसरा अल्टरनेटिव तो कर रहे होंगे ना भाई। अच्छा दूसरा अल्टरनेटिव भी इन्हीं से बोल के इन्हीं से करवा रहे थे, they have done something लेकिन सॉल्व नहीं हुआ है। सर एक्चुअली ये प्रॉब्लम नगर विकास को सॉल्व करनी होगी, उन्होंने जो भी हमें सजेस्ट किया था हमने अपना काम करवा दिया। तो पुल निर्माण निगम है उसने एक्स्ट्रा काम भी कर दिए जो इन्होंने सजेस्ट किया। कुछ रेडिकल नहीं तो बैठना पड़ेगा। हाँ उस पर वहाँ पर कुछ रेडिकली सोचना पड़ेगा। नहीं तो दोनों बैठो ना, जो रेडिकल सोल्यूशन है हम लोग क्या जो सहमत करोगे, हम लोग सहमत होंगे, हम लोग जल्दी चाहते हैं
और परमानेंट इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज हो गए या मेरा लेवल पे आ जाओ, तुम दोनों आ जाओ मेरा लेवल पे। कोई ऐसा डिस्प्यूट का इशू नहीं है सर। हाँ इसलिए, लेकिन रिजल्ट आउटकम होना चाहिए 3 महीना। जब बुद्ध स्मृति पार्क जाते हैं बिना कोई नोटिस के, तो उसके बाहर पानी देखते हैं। अब आप सोच सकते होंगे कि हमको कितना बुरा लगता होगा। अगर प्लान्ड और पहले से सूचित जाते हैं तो ठीक लगता है, लेकिन अचानक पहुंचते हैं तो हमको तो दिखाई पड़ता है पानी। तो इसलिए अब बहुत दिनों से हो रहा है, और ये दोनों को ओवरब्रिज को लिंक करने का तो आइडिया हम लोगों का था, लेकिन इतना देर लगेगा एग्जीक्यूट होने में, क्योंकि बाकी उसका सब प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया। तो ये जरूर देख लीजिए, ये लोग तो भुक्तभोगी हैं, उस हिसाब से बता रहे हैं। ठीक।